थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक हम पढ़ चुके हैं बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड नंबर पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब उन दोनों को पढ़ लेने के बाद आज हमें पढ़ना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को जो हमने यूज़ किया था उसको यूज़ करने की क्या कंडीशन थी और उनको हम कब यूज़ नहीं कर पाएंगे, कब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है और कब हमें इससे कोई भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है। ये बात तो हमने पढ़ी थी कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो बाइनोमियल और पॉइसन है ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब ये था कि इसमें जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू होंगी यानी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जितने भी होंगे वो मैक्सिमम जो होंगे वो सभी काउंटेबल होंगे, यानी उनका एक लिमिट होगी जिसमें हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितने इसमें एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। लेकिन उनका यूज़ हम तब कर सकते हैं जब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट लिमिटेड हो, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट लिमिटेड हो और साथ साथ P और Q जो हो नियरेस्ट ज़ीरो, यानी P और Q में हमें कोई भी एक वैल्यू चाहिए नियरेस्ट ज़ीरो, यानी कि या तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो या फेलियर के चांसेस बहुत कम हो। तो दूसरी बात ये हुई है इसमें कि दोनों में कोई भी एक वैल्यू नियरेस्ट ज़ीरो होनी चाहिए और पहली बात इसमें हुई है कि एक्सपेरिमेंट जो होंगे वो लिमिटेड होंगे यानी वो फाइनाइट होंगे। इसके बाद ही हम यहाँ पे बाइनोमियल या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर इनमें से कोई भी बात हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो अनलिमिटेड हैं, अगर वो अनलिमिटेड हो जाए और ये नियरेस्ट ज़ीरो ना हो, तो जब ये दोनों ही काम नहीं हो पाएंगे तो उस कंडीशन में हम ना तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर पाएंगे और ना ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर पाएंगे। ऐसे कंडीशन में ये दोनों हो जाएंगे यूज़लेस और हमें यहाँ पे किसी और अलग डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी जो अनलिमिटेड यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकता है और उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें अब एक्सपेरिमेंट हमें दे दिए जाएं लिमिटेड और सक्सेस या फेलियर वो भी नियरेस्ट ज़ीरो ना हो, यानी कि वो भी लगभग इक्वलिटी में हो, यानी सक्सेस के और फेलियर के जो चांसेस हैं वो नियरेस्ट ज़ीरो नहीं है बल्कि लगभग सेम जैसे हैं। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके हम अपनी फ्रीक्वेंसी को जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड करनी है उनको हम फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया गया था 1733 में और ये किया था अब्राहम डी मूरे। इन्होंने 1733 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था। अब्राहम डी मूरे रहने वाले थे अमेरिका के और इनके इस डिस्कवरी को बाद में फ्रांस के दो और मैथमेटिशियन थे, लाप्लेस और दूसरे थे इसमें गॉस। इन दोनों ने इसको और ज़्यादा डेवलप किया। जो आज हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मेट है, जो एक इसका पूरा प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है वो वैसा प्रोसेस हमें लाप्लेस और गॉस ने उस डिस्कवरी जो उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जिसको अब्राहम डी मूरे ने डिस्कवर किया था उसको अपडेट करके या उसको कह सकते हैं कि डेवलप करके हमें दिया, जिसको आज हम यूज़ करते हैं। अभी से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक फॉर्मूला था P + Q पावर n, या जैसे हम Q + P पावर n भी कह सकते हैं, इसमें जो ये पावर n है अगर ये P + Q पावर इनफाइनाइट हो जाए, यानी ये जो n की वैल्यू है ये वैल्यू हमें मिल जाए इनफाइनाइट, यानी इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हद से ज़्यादा हो गए हैं, जिस वजह से हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो ये पूरी कंडीशन चेंज हो जाएगी इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाएगी। और इसके साथ साथ बात ये भी है कि अगर P और Q की वैल्यू अगर सेम ना हो, आर नॉट सेम,
सेकंड कंडीशन यही है कि फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि पी और क्यू में जो पावर है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो इनफाइनाइट हो, तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है। और अगर पी और क्यू में जो वैल्यू है वो सेम ना हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि ये इक्वल ना होंगी अगर सक्सेस और फेलियर, तो हमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट अगर इनफाइनाइट मिल गए हैं तब भी हमारा जो एक कर्व होगा वो नॉर्मल बन जाएगा और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से फॉर्मेट में आ जाएगा। यानी हम उसको जितनी भी वैल्यूज़ दी गई होंगी, अगर उनको हम सभी को एक पैटर्न पे अगर लेके आ जाएं तो वो लगभग नॉर्मलिटी में आ जाएगा। इस तरीके से उसका कुछ कर्व बनेगा, कैसे एक नॉर्मल कर्व बन जाएगा और इस तरीके से वो दोनों साइड जो होंगी उसकी इक्वल होंगी। दोनों साइड में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इस तरीके से टोटल वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। जनरली ये बात कही जा सकती है कि अगर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है और उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारे पास इनफाइनाइट हैं तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के और अलग डिफरेंट नाम भी हैं, जिसको हम गॉसियन कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल कर्व ऑफ एरर और नॉर्मल कर्व के नाम से जाना जाता है। ये कुछ इसके और डिफरेंट नेम हैं जो हमें कहीं पे पढ़ने को मिल सकते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये सभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बेसिक एजम्पशंस हैं वो क्या है। बेसिक एजम्पशंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें फर्स्ट वाली कंडीशन है इंडिपेंडेंट कॉजेशन, ऑल कॉजेज टू इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल पॉसिबिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जितने भी किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी भी इवेंट के होने या ना होने के जो चांसेस हैं, उनको इफ़ेक्ट करने वाले सभी कॉजेज़ जो हैं वो सभी हैं इंडिपेंडेंट। सेकंड है इसमें कंडीशन ऑफ सिमेट्री। कंडीशन ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए हमें यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म बनाना होगा इस तरीके से। अब ये मान लीजिए कि ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल है और इसमें ये बीच में वैल्यू इस तरह से 50% दोनों साइड में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है मिड पॉइंट, यहाँ x बार, z और m तीनों हो जाते हैं इक्वल, यानी x बार और मॉड और मीडियन तीनों हमें यहाँ पे इक्वल मिलते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि सिमेट्री ऐसी हो कि x बार से कंपेयर करने के टाइम पे लेफ़्ट और राइट में दोनों साइड में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हो जाएं, तभी हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह पाएंगे। अब इसको लिख भी दिया है मैंने यहाँ, फ्रीक्वेंसीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ बोथ दिस साइड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x बार पॉइंट, यानी x बार पॉइंट पे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, यानी 50-50% दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। नंबर 3 मल्टीपल कॉजेशन। मल्टीपल कॉजेशन, एनी इवेंट इज इफेक्टेड बाय मैनी कॉजेज एंड ऑल कॉजेज टू टेक इम्पोर्टेंस इक्वली, यानी कि जितने भी कॉजेज हैं वो सभी किसी भी इवेंट को करने के लिए लाइबल हैं और सभी कॉजेज़ की इक्वल इम्पोर्टेंस है किसी भी इवेंट के होने या ना होने में। तो आज हमने पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है और उसकी किस तरीके की एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और साथ साथ हमने इसकी बेसिक एजम्पशंस को भी देख लिया है। आज की क्लास में हमने यही और आगे बढ़ेंगे दूसरी क्लास।